Good morning. I'm Wasim Akhtar and this lecture we will going to discuss the antiviral drugs. जैसे एंटीवायरल ड्रग्स का हम लोगों ने कुछ पार्ट पढ़ लिया था क्लास में, तो इसमें जो एंटीवायरल ड्रग का जो पार्ट एंटी HIV ड्रग्स है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग मेनली इसमें डिस्कस करेंगे कि एंटी HIV ड्रग्स, जिसको हम एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को बाकी जो एंटी इन्फ्लुएंजा जो भी था हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। अब इसको हम लोग इसको मेनली एंटी HIV ड्रग्स को हम लोग इसमें देखते हैं। इसको एंटी रिट्रोवायरस भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि एंटी HIV जो वायरस होता है उसमें एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, उसी पर इसका नाम पड़ा है रिट्रोवायरस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस, जो नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन होता है जिससे DNA से RNA जो बनता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें RNA से DNA बनता है इस एंजाइम के हेल्प से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इस वायरल RNA जो वायरस रहता है उससे वो बनाता है, इसीलिए रिवर्स करता है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है ये, इसलिए इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के हेल्प से करता है, तो इसलिए इसका नाम रिट्रो वायरस पड़ता है, ठीक है। तो इसी के अगेंस्ट में जो ड्रग यूज़ करते हैं हम उसको एंटी रिट्रो वायरस बोलते हैं। तो दीज आर द ड्रग्स हैविंग एक्टिविटी अगेंस्ट द ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV वायरस के अगेंस्ट में इनका एक्शन रहता है, ठीक है, जो कि रिट्रो वायरस होता है। रिट्रो मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस, जिस वायरस के पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, इसलिए इसका नाम रिट्रो वायरस भी बोलते हैं। और HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम पे मेन काम करता है और इम्यून डिफिशिएंट कर देता है पर्सन को, इसीलिए इसको ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये ड्रग जो रहता है ये परमानेंट क्योर तो नहीं देता है, क्योंकि ये जो वायरल रहता है ये जाके अपने क्रोमोजोम्स के साथ इंटीग्रेट कर लेता है, तो परमानेंटली क्योर तो नहीं करते, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके साथ जो भी कॉम्प्लिकेशंस रहे, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स जो रहते हैं, कॉम्प्लिकेशन या फिर जो सिंड्रोम जो रहते हैं, जो अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज रहते हैं, उनको हम लोग कम करने का कोशिश करते हैं इस ड्रग के थ्रू, ठीक है। लेकिन परमानेंटली क्योर इसका भी एट प्रेजेंट तो अभी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इस वायरस का लाइफ साइकिल को देखना पड़ेगा कि कैसे ये हमारे सेल को अफेक्ट करता है, कैसे लाइगेट करता है। तो फिर हमें इस चीज़ को समझ के फिर हमें पता चलेगा कि ये कहाँ पर हम लोग कौन सा थेरेपी, कौन सा ड्रग को यूज़ करें और किस चीज़ को ब्लॉक करें, जिसकी वजह से हमें इसका ट्रीटमेंट फाउंड किया, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो है, ये अगर देखिएगा आप तो इसमें 3 लेयर रहता है। एनवेलप जो रहता है, सरफेस प्रोटीन GP120 GP41 रहता है इसमें। इसी GP120 के थ्रू ही ये क्या होता है कि बाइंड करता है, किसी भी ह्यूमन सेल जो होस्ट सेल रहता है उससे बाइंड करता है ये, ठीक है। तो ये सरफेस प्रोटीन फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट लेयर। सेकंड लेयर में मैट्रिक्स रहता है, मैट्रिक्स में मेनली प्रोटीएज एंजाइम रहता है, ठीक है। ये प्रोटीएज एंजाइम बाद में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर कि ये आगे चल के कैसे नए वायरस को बनने में हेल्प करता है। और फिर जो कैप्सिड रहता है उसमें आपका कोर पार्ट जो रहता है उसमें इंटीग्रेज एंजाइम रहता है, एंड देयर इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम एंड 2 कॉपीज ऑफ RNA। ये आपका HIV वायरस हो गया, ठीक है। सरफेस पे GP120 GP41 हो गया, फिर उसके मैट्रिक्स में प्रोटीएज हो गया, एंड इसका जो इंटरनल जो रहता है उसमें कोर में आपका इंटीग्रेज एंजाइम रहता है और 2 कॉपीज ऑफ RNA एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रहता है, ठीक है। तो सिंपल सा ये क्या होता है कि ये जैसे ये अपना इसका मेन टारगेट क्या रहता है, अपना CD4 सेल जो रहता है इस पर ये मेन टारगेट करते हैं। CD4 जो पॉजिटिव लिम्फोसाइट T सेल्स जो रहते हैं इसको ये मेनली टारगेट करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपना इम्यूनिटी में, ठीक है। तो इस पे क्या करते हैं, ये सबसे पहले बाइंड कैसे करते हैं, तो ये CD4 रिसेप्टर से इसका जो GP120 जो रहता है ये वाला, ये इससे बाइंड करता है। फिर उसके बाद को रिसेप्टर्स रहते हैं, कीमोकाइन रिसेप्टर 5, इससे फिर ये बाइंड करता है। सिक्वेंशियल बाइंडिंग होता है, जिसके वजह से क्या होता है, इनका ये एंडोसाइटोसिस हो जाता है, ये अंदर डिफ्यूजन करके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन करके अंदर आते हैं, फिर ये अपने कैप्सिड को रिलीज करते हैं। तो इससे क्या होता है, ये अपना RNA रिलीज करता है, और इस RNA से इसके साथ में देखिए आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम लगा हुआ है, ये इसके थ्रू क्या करता है, DNA बनाता है, ठीक। अब DNA बनने के बाद क्या होता है, इसका जो इंटीग्रेज एंजाइम जो रहता है ये क्या करता है, इसको होस्ट सेल के न्यूक्लियस में जाके, ये देखिए ये क्रोमोजोम्स है, ह्यूमन क्रोमोजोम्स जो होस्ट सेल क्रोमोजोम्स है उससे इसको लाइगेट कर देता है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो नॉर्मल में क्या हो गया कि
वायरल डीएनए को लाइगेट कर दिया इसने। इसी वजह से इसको क्योर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जिस सेल में जाके लाइगेट कर दिया तो फिर इसको हटाने परमानेंट डिजीज कर देता है। ठीक है, अब क्या किया इसने, पूरे सिस्टम को हैक कर लिया, इस इम्यून सेल्स को, CD4 T सेल्स को क्या कर दिया इसने, हैक कर लिया। अब ये क्या करता है, अपना खुद का mRNA बनाता है, वायरल mRNA बनाता है और प्रोजेनी RNA बनाता है। अब इस mRNA से क्या किया इसने, प्रोटीन बनाया, जो भी इसके वायरस में, नए वायरस को बनने में जो भी प्रोटीन चाहिए, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन जो रहता है, नॉन फंक्शनल बनाता है। तो इसको फिर फंक्शनल करने में, सीक्वेंसिंग करने में और फिर इसको असेंबल करने के लिए फिर क्या होता है, यहाँ पर प्रोटीएज एंजाइम, ये प्रोटीएज एंजाइम है। ठीक है, ये प्रोटीएज एंजाइम क्या करता है, इसको असेंबल करके और इसको फिर रिलीज करने में हेल्प करता है। तो ये प्रोटीएज एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहता है। वायरल प्रोटीएज एंजाइम जो रहता है ये क्या करता है, नॉन फंक्शनल प्रोटीन को क्या करता है, फंक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करता है और असेंबल करके नए वायरस को रिलीज करता है। अब ये क्या करता है, ये दूसरे जगह पर जाके दूसरे को इन्फेक्शन कॉज करेगा। ठीक है, तो जैसा आपने देखा कि पहले बाइंड किया इसने CD4 रिसेप्टर से या फिर कीमोकोमाइनस, इसमें GP120 GP41 हेल्प करता है इसको बाइंड करने में। फिर इसका क्या हुआ, डिफ्यूज़न हुआ, इसने अपना RNA रिलीज़ किया, RNA से फिर ये क्या बना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के प्रेजेंस में यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसका एक्ट करता है और इसको DNA बनाता है, डबल स्टैंडर्ड DNA बनाता है। और फिर क्या होता है, इंटीग्रेज एंजाइम क्या करता है, इसको लाइगेट कर देता है, किससे, जो ह्यूमन क्रोमोजोम्स, हॉस्ट क्रोमोजोम्स है उससे। और फिर उसके बाद क्या करता है, ये अपना प्रोजेनी mRNA बनाता है और mRNA बना के फिर इसने प्रोटीन बनाया जिसको असेंबल करता है प्रोटीएज एंजाइम, और ये प्रोजेनी mRNA को लेकर फिर इसको असेंबल करके रिलीज कर देता है, जिससे फर्दर इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो हम ड्रग आज के टाइम पे जो बना है वो कहाँ पे एक्ट करता है। तो देखिए, अगर ये लाइफ साइकिल समझ में आ गया तो अब आसानी से हम इसको या तो इसको बाइंड करने से रोक देंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट कर देंगे, प्रोटीएज को इनहिबिट कर देंगे। तो यहीं पर हमारा ड्रग आज के टाइम में एक्ट करता है। तो आप देखिए, इसमें सबसे पहले एंट्री इनहिबिटर्स जो आते हैं, फर्स्ट कैटेगरी है इसमें, ये क्या करते हैं, जैसे एफिवरेटिडिन जो रहता है, इसमें मैरावेरॉक रहता है, एबेलुमिज़ुमैब, ये तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी रहता है आज के टाइम में। ये CD4 रिसेप्टर को क्या करता है, स्ट्रक्चरल चेंज कर देता है, जिसकी वजह से वायरस इससे बाइंड नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इनका मेन काम क्या रहता है, मैराविरॉक जो रहता है ये कीमोकाइन रिसेप्टर पे ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से ये इससे बाइंड नहीं कर पाता है। एंड एनफ्यूविरटाइड जो रहता है ये क्या करता है यहाँ पर कि इसका जो CD4 रिसेप्टर्स रहता है इसको GP120 से इसको बाइंड करने से रोक देता है। तो ये एंट्री इनहिबिटर्स हो गए। फिर अब देखो आप, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, NRTI बोलते हैं। ये क्या करते हैं, नाम बता रहा कि ये न्यूक्लियोसाइड रहते हैं, न्यूक्लियोसाइड रहते हैं और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट करते हैं। जैसे आप देखो, ये RNA से RNA से DNA बनाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो रहता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। तो ये सारे ड्रग क्या किए, इसको इनहिबिट कर दिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को, जिसकी वजह से ये DNA ही नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से ये लाइगेट नहीं कर पाएगा और आगे का इन्फेक्शन भी नहीं हो पाएगा। और एक होता है कि नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स जो रहते हैं, इनहिबिटर्स जो रहते हैं, ये क्या करते हैं कि ये न्यूक्लियोसाइड कैरेक्टर के नहीं रहते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियोसाइड नहीं रहते हुए भी ये डायरेक्टली, और ये कंपटीशन नहीं करते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स रहते हैं और ये क्या करते हैं, इसको इनहिबिट करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। तो दोनों का फंक्शन लगभग सेम रहता है, लेकिन ये जो रहते हैं इनको इंटरनल फॉस्फोराइलेशन का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन ये न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स को फॉस्फोराइलेशन का जरूरत पड़ता है। ठीक है, इनके बारे में एक एक करके भी आगे हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से इन लोग यहाँ पर एक्ट किया। फिर देखिए इंटीग्रेज इनहिबिटर्स, ये क्या कर रहा है, इंटीग्रेट क्या करता है, इंटीग्रेज एंजाइम क्या करता है कि होस्ट क्रोमोसोम्स में इसको इंटीग्रेट कर देता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसी को इनहिबिट कर दिया, इंटीग्रेज एंजाइम को ही इनहिबिट कर दिया। ठीक है, इसमें दो ड्रग आता है आपका, राल्टेग्राविर एंड डोल्टोग्राविर जो आता है, तो ये इसको करता है। फिर आता है प्रोटीएज इनहिबिटर, मैंने बताया कि ये फंक्शनल प्रोटीन में कन्वर्ट करता है और असेंबल भी करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्फेक्शन आगे बढ़ाने में। तो इसको ही रोक देते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें कुछ ड्रग आते हैं। ठीक है, तो ये आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इससे बहुत ही क्लियर समझ में आ जाएगा। अब एक एक करके हम इसका फार्माकोलॉजी देख लेंगे कि एग्जाम में क्या आता है, क्लासिफिकेशन आता है और उसके बाद किसी एक ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या फार्माकोकाइनेटिक जो भी पूछता है तो उसके बाद, तो ये इससे आपका बहुत ही आसानी होगा समझने में। ठीक है, अब देखो इसको अगर आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखो तो एंट्री हुआ सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, तो ये एंट्री को रोक दिया गया। फिर एंट्री इनहिबिटर्स जो ड्रग मैंने बताया। फिर क्या होता है, वायरल RNA से वायरल DNA बनता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के प्रेजेंस में, तो इसको न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स या नॉन न्यूक्लियोसाइड ये इनहिबिट करते हैं। फिर क्या करता है, इनको जाके क्रोमोसोम, होस्ट क्रोमोसोम से इंटीग्रेट करता है इंटीग्रेज एंजाइम, तो ये इंटीग्रेज इनहिबिटर्स यूज कर लेंगे। ठीक है, फिर क्या होता है लास्ट में,
कि बर्डिंग और रिलीज में जो है, मैचुरेशन में जो हेल्प करता है प्रोटीज एंजाइम, तो उसको इनहिबिट करके फिर कर लेते हैं। तो ये पूरा सा चार्ट, फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाया गया है। उसी तरह से क्लासिफिकेशन तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। ये NRTI हो गए, नॉन न्यूक्लियोसाइड्स हो गए। इसमें NRT में जाइडोविडीन जो रहता है ये प्रोटोटाइप में रहता है, ठीक है। इसका फार्माकोलॉजी पूछने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। नॉन न्यूक्लियोसाइड्स हो गए, ये प्रोटीज इनहिबिटर्स, राइटोनावीर, एटेजानावीर हो गए, ये सब सारे ड्रग्स हैं। फिर एंट्री इनहिबिटर्स में आते हैं, एक होता है कीमोकाइन रिसेप्टर को इनहिबिट करता है, एक GP120 में जाकर बाइंड कर लेता है, और एक इंटीग्रेज इनहिबिटर जो कि उसको इंटीग्रेट करने से रोकता है, ठीक है। अब आते हैं, हम एक एक करके देखते हैं। न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, जिसको NRTI वो बोलते हैं। इसमें जाइडोविडीन आता है, ये एक एजाइडोथाइमिडीन होता है। ये न्यूक्लियोसाइड नाम बता रहा है कि न्यूक्लियोसाइड, देखो आप यहाँ पर क्या लिखा है, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये न्यूक्लियोसाइड्स कैरेक्टर का रहता है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड में मतलब क्या होता है कि एक नाइट्रोजिनस बेस के साथ एक सुगर अटैच रहे, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा हमारे DNA RNA के बारे में जब पढ़ा होगा, तो न्यूक्लियोसाइड के साथ सुगर बेस अटैच रहे तो इसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसके साथ अगर एक मान लीजिए न्यूक्लियोसाइड के साथ एक सुगर के साथ और फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच हो गया तो इसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोसाइड है। तो आप देखो ये क्या है, ये थायमीन हो गया, ठीक है। ये नाइट्रोजनस बेस हो गया और ये सुगर हो गया, ठीक है। तो थाइमिडीन इसको न्यूक्लियोसाइड है ये, और इसको एजाइडो, ये एनालॉग है उसी की तरह रहता है, इसमें अमीनो ग्रुप भी अटैच हो गया है तो इसको एजाइडोथाइमिडीन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो इसका केमिस्ट्री हो गई, तो आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे ही, ठीक है। ये क्या करता है, सिंपल सा कि इसका काम तो वही है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा, लेकिन ये क्या होता है कि सेल में जब जाता है तो ये इसका फॉस्फोराइलेशन होता है, ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है ये, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है कि जैसे ये देखो आप, वायरल RNA से वायरल DNA जो बनता है ये होता है किसके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। हम लोगों ने अभी देखा, तो इसको जाइडोविडीन क्या करता है, इसको इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से ये कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो नए सेल का इन्फेक्शन भी इससे रुक जाता है, ठीक है। लेकिन जो ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुके हैं उनको ये इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन नया सेल के इन्फेक्शन को ये रोक देता है ये, ठीक है। इसका फार्माकोकाइनेटिक देखें तो एब्जॉर्प्शन बहुत ही रैपिड है, और इसका T12 जो रहता है वो 1 आवर रहता है, और प्लासेंटा क्रॉस कर सकता है ये, ठीक है। इसका एडवर्स इफेक्ट में देखिए, एनीमिया, न्यूट्रोपीनिया, ब्लड की कमी हो सकता है, नौजिया हो सकता है, भूख ना लगना, एब्डोमिनल पेन, इंसोम्निया मतलब नींद ना लगना, ये सब इसका हो सकता है। इंटरेक्शन क्या रहता है इसका, पैरासीटामोल और एजोल एंटी फंगल्स ड्रग जो रहते हैं हम लोग जो यूज़ करते हैं, इसके साथ यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, इसके मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका बायोएबिलिटी इनके मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर रहा है, यानी कि क्या होगा, इसका बायोएबिलिटी, क्योंकि किसी भी ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है तो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये इनहिबिट कर रहा है, यानी बहुत देर तक एक्टिव फॉर्म में रखेगा, तो इसका बायोएबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी होने का चांसेस रहता है। तो इनको साथ जनरली नहीं लिया जाता है, ठीक है। अब इनका यूज़ देखा जाए तो इनको जनरली फर्स्ट लाइन ड्रग में तो प्रेफर नहीं किया जाता है ड्यू टू इट्स साइड इफेक्ट्स एंड इंटरेक्शंस। इसको क्या किया जाता है कि इट इज़ यूज्ड विथ एटलीस्ट 2 अदर एंटी रिट्रोवायरल ड्रग के साथ इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन फर्स्ट लाइन में आज के टाइम में इसको प्रेफर नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे और सारे ड्रग भी हैं, सिंपल सा उन सबका फंक्शन एक ही रहता है, ये सेल में जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये रेस्पेक्टिव ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। ये न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स का ये रहता है कि सेल में जाने के बाद ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं, फिर ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट करते हैं, जिससे चेन टर्मिनेशन खत्म हो जाता है, आगे का इन्फेक्शन नहीं होता है, ठीक है। अब उसमें एक एवेकावीर भी आता है, ये भी ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, और सेम वैसे ही चेन इनहिबिशन को भी ये भी इन्वर्ट करता है, और इसको फर्स्ट लाइन ड्रग में एवेकावीर को भी और भी बाकी जो रहते हैं इनको भी यूज़ किया जाता है। उसमें चाइल्ड के लिए इसको यूज़ किया जाता है मेनली एवेकावीर को। अब आता है दूसरा अपना ग्रुप नॉन न्यूक्लियोसाइड्स, मतलब ये न्यूक्लियोसाइड्स तो नहीं रहेंगे केमिकली, ठीक है, लेकिन ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट करेंगे, ठीक है। ये HIV1 और HIV2 पे इनका इफेक्ट नहीं रहता, लेकिन HIV1 पे रहता है। HIV देखिए 2 ज़्यादातर जो इन्फेक्शन होता है वो इसी वायरस से होता है, 95% जो होता है इन्फेक्शन एड्स का वो HIV1 की वजह से होता है। HIV2 5% में होता है, ये ज़्यादा फैटल भी नहीं रहता है, ठीक है, तो मेनली यही रहता है, तो इस पे इफेक्ट नहीं करता है, HIV1 वायरस पे ही ये मेनली करता है। इसमें देयर इज़ नो क्रॉस रेजिस्टेंस विद दी, मतलब कि एक दूसरे से रेजिस्टेंस इनका नहीं रहता है, जैसे एक किसी में होता है कि किसी एक ड्रग का अगर किसी ग्रुप में अगर हो गया रेजिस्टेंस बैक्टीरिया या वायरस से, तो पूरे ग्रुप का फिर एक्ट नहीं कर पाता उस वायरस में, तो इस तरह का क्रॉस रेजिस्टेंस इसमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है।
ये जनरली जो रहते हैं ये न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के साथ यूज किया जाता है ट्रीटमेंट में, कॉम्बिनेशन में ही यूज किया जाता है। ठीक है, इनका क्या रहता है, ये डायरेक्टली क्या करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से बाइंड करके और उनके फंक्शन को इनहिबिट करते हैं, मतलब इनका फॉस्फोराइलेशन का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन हम लोगों ने उसमें पढ़ा था न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में कि उसमें जरूरत पड़ता है फॉस्फोराइलेशन का, लेकिन इसमें फॉस्फोराइलेशन का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, इनका कुछ एडवर्स इफेक्ट रहता है, प्रोराइटिस इचिंग को बोलते हैं, स्किन इचिंग बहुत ज़्यादा होता है, बाकी फीवर नोजिया ये सब तो कॉमन रहता है, इन सब में नींद ना आना। ठीक है, एमनेसिया, लॉस ऑफ मेमोरी, इट इज ए फॉर्म ऑफ लॉस ऑफ मेमोरी, कुछ याद ना रहना, ये सब इसका वो रहता है। नेक्स्ट ग्रुप आता है रेट्रोवायरल प्रोटीएज इनहिबिटर्स। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि रिलीज और जो असेंबल करता है प्रोटीएज एंजाइम उसको ये इनहिबिट करते हैं। ठीक है, तो दे कम्पिटिटिवली इनहिबिट द HIV प्रोटीएज एंजाइम। ये क्या करता है प्रोटीएज एंजाइम कि उसको फंक्शनल में, स्ट्रक्चरल और उसको असेंबल में हेल्प करता है। लेकिन अब ये क्या होगा, नहीं हो पाएगा, क्लीवेज मतलब नॉन फंक्शनल को फंक्शनल होने में रोकेगा, प्रिवेंट करेगा। वायरल पोलीप्रोटीन टू द फाइनल फंक्शनल स्ट्रक्चरल और एंजाइमेटिक कंपोनेंट ऑफ द HIV। अब ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो वो इमैच्योर रह पाएंगे, नॉन इन्फेक्शियस रह पाएंगे, सही से मैच्योर नहीं हो पाएंगे, असेंबल नहीं हो पाएंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा कि वो आगे फर्दर इन्फेक्शन को वो नहीं कर पाएंगे वो। ठीक है, तो ये हर तरह के जैसे न्यूली या फिर क्रॉनिकली इन्फेक्टेड सेल है, सब में ये एक्ट करते हैं। इसमें क्रॉस रेजिस्टेंस रहता है, मतलब किसी एक ग्रुप के इस ग्रुप में किसी एक ड्रग के खिलाफ कोई अगर रेजिस्टेंस हो गया उस वायरस में, तो कोई भी इस ग्रुप के कोई अलग ड्रग भी यूज करेंगे तो वो भी उस पर एक्ट नहीं करेगा। इसी को क्रॉस रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इसमें रहता है, लेकिन दूसरे ग्रुप के साथ क्रॉस रेजिस्टेंस नहीं रहता है इनका। ठीक है, इसमें इनका एडवर्स इफेक्ट जैसे आप देखो तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंटॉलरेंस, मतलब कि इसमें क्या रहता है कि इंटेस्टाइनल में प्रॉब्लम ला देता है, हेडेक, डिजीनेस, ये सब चीज़। एस्थेनिया मतलब वीकनेस होता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस, डिजीनेस भी होना लिम्ब में। ठीक है, और क्या रहता है कि जो लिपिड का जो लेयर रहता है वो उसका बहुत ही अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। बफेलो हम्प जो रहता है, पीठ के पास बहुत ज़्यादा उठ जाना, वैसा ओबेसिटी, ऐसा कुछ देखने को इसमें मिलता है। इसीलिए इसको फर्स्ट लाइन रेजिमेंट में इसको जनरली यूज़ नहीं किया जाता है। इसको कब किया जाता है, जबकि जो WHO की तरफ से जो फर्स्ट लाइन जो ड्रग है उसमें अगर वो एक्ट नहीं करता है, अगर उनमें कुछ रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है तो फिर इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, रिजर्व में एज ए रखा जाता है इसको। ठीक है, फिर आता है इंटीग्रेज इनहिबिटर्स। बताया कि ये क्रोमोजोम, होस्ट क्रोमोजोम से क्या करता है, उसको बाइंड कराता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इट प्रिवेंट द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोवायरल DNA इनटू द होस्ट क्रोमोजोम, जिसकी वजह से वो परमानेंट नहीं हो पाता है इसका, और वायरल साइकिल को क्या करता है, इंटरप्ट कर देता है। ये दोनों HIV-1 HIV-2 दोनों में एक्ट करता है। ठीक है, इनको भी मेनली फर्स्ट लाइन रेजिमेंट में रखा जाता है। ठीक है, जो नए पेशेंट रहते हैं HIV के, उनमें इनको मेनली यूज़ किया जाता है। ठीक है, लास्ट कैटेगरी जो आता है एंट्री इनहिबिटर्स, जो कि मतलब एंट्री होने से ही रोकते हैं उसको। ठीक है, इन्फ्यूविरटाइड जो आता है, ये सिंथेटिक पेप्टाइड्स जो रहते हैं, ये क्या करता है, HIV-1 एनवेलप ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो रहता है GP41 और एक GP140, उससे ये बाइंड करता है, और जिससे क्या होता है कि वो CD4 रिसेप्टर से ये बाइंड नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से इनका डिफ्यूज़न ही नहीं हो पाता। अब सेल के अंदर ही नहीं जाएगा तो कहाँ से वो इन्फेक्शन करेगा। ठीक है, तो ये वैसे उनको ये जो वायरस का जो ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन रहता है उससे मिलनी बाइंड करके उसको ये इनहिबिट करते हैं। एंट्री ऑफ द वायरस जो होता है उसमें ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, ये एड ऑन ड्रग यूज़ किया जाता है जिसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो गया, मतलब बहुत सारे HIV ड्रग जिस पे एक्ट ना करता हो तो उसको इसको एड ऑन ड्रग के लिए यूज़ किया जाता है। सबक्यूटेनियस लिया जाता है, ट्वाइस डेली इनको यूज़ किया जाता है। अब देखिए इसमें एक और जो था कीमोकाइन रिसेप्टर 5 रिसेप्टर इनहिबिटर, जिस मैंने बताया था शुरू में कि सीक्वेंशियल बाइंडिंग होता है तभी उनका डिफ्यूज़न होता है, तो ये उसको ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो सेल के अंदर नहीं आ पाते हैं। ये तो सिंपल से ये भी एंट्री को ही रोकता है इनका। अब ये देखिए सारा ग्रुप तो हो गया अपना। अब इनका ट्रीटमेंट देखा जाए तो ट्रीटमेंट में तो इसका तो परमानेंट क्योर तो नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि ये होस्ट DNA से क्या होता है, डायरेक्टली इंटीग्रेट कर जाता है। तो ऑब्जेक्टिव जो रहता है वो यही रहता है कि HIV रेप्लिकेशन ना हो, उसको रोक दिया जाए। ठीक है, आगे मतलब बढ़े नहीं वो, ताकि इम्यून सिस्टम जो रहे वो। देखो अब इसमें इस डिजीज़ में क्या होता है कि वो CD4 सेल को ही अटैक करता है वायरस, जिसकी वजह से क्या होता है कि पर्सन का इम्यूनिटी एकदम से ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये इस डिजीज़ से तो नहीं मरेगा, लेकिन क्या होता है कि जब इम्यूनिटी ख़त्म हो जाएगा तो जो पहले अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ जो रहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप
आज के टाइम में देखो अब ब्लैक फंगस देखने को मिल रहा है, ग्रीन फंगस जो भी मिल रहा है, तो ये क्यों मिल रहा है? क्योंकि इम्यूनिटी एकदम से कम हो जाता है। तो ये अपॉर्चुनिस्टिक, जो हमारे बॉडी में पहले जिनका कोई असर नहीं होता था क्योंकि हमारा इम्यूनिटी उसको ख़त्म कर देता था, लेकिन अब क्या हुआ, इम्यूनिटी कम होने की वजह से ये क्या करते हैं कि हमको बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं और डेथ भी हो जाता है। तो ये अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ की वजह से HIV पेशेंट का डेथ हो जाता है, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को एकदम से ख़त्म कर देते हैं ये, ठीक है। तो इनका ये वजह रहता है कि ये इम्यून सेल्स को क्योंकि CD4 सेल को ही ये मेनली अफेक्ट करते हैं ये, ठीक है। तो अब देखिए इसलिए इम्यूनिटी को सही करने का रहता है क्योंकि रेप्लिकेशन को रोका जाए, ठीक है, और इमरजेंस ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस वायरस ना हो, क्योंकि हम 2-3 मैकेनिज्म का ड्रग यूज़ करें जिसकी वजह से रेजिस्टेंस ना डेवलप हो, और जो अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शंस जो होते हैं उनको रोका जा सके। ये मेन इसका ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। तो इसमें WHO ने कुछ थेरेप्यूटिक रेजिमेंट तैयार किया इसमें, कि उसने ये बोला कि कोई एक मैकेनिज्म का ड्रग ना यूज़ किया जाए क्योंकि उससे रेजिस्टेंट डेवलप होने का चांसेस रहता है। तो इसलिए डिफरेंट मैकेनिज्म का ड्रग यूज़ किया जाए, और उस डिफरेंट मैकेनिज्म में 2 तरह का ड्रग लिया जाएगा, जिसमें से 2 रहेंगे न्यूक्लियोसाइड रिसेप्टर ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, और एक रहेगा नॉन न्यूक्लियोसाइड रिसेप्टर ट्रांसक्रिप्टेज, और एक रहता है रिजर्व में कि इसके जगह पे चाहे तो इसको भी प्रोटीज इनहिबिटर्स को भी यूज किया जाए। लेकिन फर्स्ट लाइन में देखो आप, ये जो लिया गया है 2 WHO ने दिया है फर्स्ट लाइन रेजिमेंट, इसमें 2 तो रहते हैं कि न्यूक्लियोसाइड रिसेप्टर ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, और एक रहते हैं नॉन न्यूक्लियोसाइड रिसेप्टर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। अब ये जब एक्ट नहीं करता है किसी में, तो उसमें क्या करते हैं कि इसके एक प्रोटीज इनहिबिटर्स को भी यूज़ कर लिया जाता है जिसमें कुछ रेजिस्टेंस डेवलप हो गया हो। तो ये उसका मेन थेरापेटिक रेजिमेन जो है ये तैयार किया गया। अब कुछ ड्रग्स जो रहते हैं वो प्रेगनेंसी में भी यूज कर सकते हैं, जैसे जाइडोविडिन, लैविविडिन, टेनोविर। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स क्वेश्चन मल्टीपल टाइप में ये आ सकता है कि कौन सा ड्रग जो है वो प्रेगनेंसी में HIV ड्रग यूज कर सकते हैं। और कुछ कॉम्बिनेशन है जिसको यूज नहीं करना रहता है, जैसे देखो आप जाइडोविडिन एंड एस्टोविडिन को यूज नहीं करना रहता है क्योंकि ये फार्माकोडायनेमिक एंटागोनिज्म है। मतलब जाइडोविडिन क्या करता है कि इसका फॉस्फोराइलेशन को रोक देता है एस्टोविडिन का। अब ये फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, मतलब कि ये एक दूसरे के एफिकेसी को क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। एस्टोविडिन एंड एडेनोसिन को नहीं यूज करते क्योंकि ये क्या करते हैं, ये टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा इससे होने लगता है, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ कॉम्बिनेशन है जिसको एक साथ में यूज नहीं कर सकते। इसका भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आ सकता है। देखिए अगर मल्टीपल टाइप रहा तो इसमें क्वेश्चन सही से समझना पड़ेगा, और इस तरह से मल्टीपल टाइप में क्वेश्चन ये सब आ सकता है। और उसके बाद अगर जैसे थ्योरेटिकल रहा, जाके देना रहा, तो फिर तो उसमें तो वही क्वेश्चन क्लासिफिकेशन और फिर किसी ड्रग का फार्माकोलॉजी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एंटी रिट्रोवायरल ड्रग। थैंक यू।